अजी गुड मॉर्निंग। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? आज हम देखेंगे अकाउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की अकाउंटिंग हम देखने वाले हैं और बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है हम ये देखने वाले हैं, है ना। तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है, एक तरह का एग्रीमेंट है बिटवीन द डेटर एंड क्रेडिटर, जिसमें जो क्रेडिटर है मतलब जिसे लेना है वो अपने डेटर से एक एग्रीमेंट पे साइन करा लेता है। जैसे मैंने किसी को उधार दिया, अब उधार में क्या होता है यार, एक श्योरिटी नहीं होती पैसा कब आएगा। उधार तो ले गया बट वो बोलेगा भैया 15 दिन बाद दूंगा, 30 दिन बाद दूंगा, या हमने उसको बोला 1 महीने के बाद दे देना। बट इज देयर एनी रिटर्न एग्रीमेंट कि इतने दिनों बाद उसने प्रॉमिस किया था या उसने बोला था कि मैं पे कर दूं? कोई एग्रीमेंट तो किया नहीं आपने। बस हाँ, ये जरूरी कि आपने उसको माल बेचा था, आपने सेल बिल और डिलीवरी नोट पे साइन कराया होगा, मतलब ये तो श्योर है कि आपको पैसा लेना है उससे। बट ये श्योरिटी नहीं है कब आएगा, तो उसके लिए आपने एक एग्रीमेंट लिखा, प्रॉपर एग्रीमेंट लिखा। किसने? हमने। लिखेगा कौन? आप खुद, जिसे पैसा लेना है। उसमें वो ऑर्डर देगा सामने वाले को कि भैया तू इस डेट पे या इतने डेज या इतने मंथ्स बाद या इतने वीक्स बाद मुझे पैसा दे देना। तो ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर। क्या है ये? एक तरह का अनकंडीशनल ऑर्डर इन राइटिंग गिवन बाय द क्रेडिटर टू द डेटर टू पे ऑन डिमांड। अच्छा, ये ऑन डिमांड भी हो सकता है कि मेरे को जब चाहिए तब देना पड़ेगा, तो आप उसमें फिक्स डिटरमाइंड टाइम भी ना डालो तो भी चलेगा, या फिर एट ए फिक्स्ड डिटर्मिनेबल फ्यूचर टाइम। तो यहां पे सबसे पहला इन्होंने जो पॉइंट लिखा, इट इज ए रिटर्न अनकंडीशनल ऑर्डर। क्या है? रिटर्न अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए। अब कंडीशनल ऑर्डर कैसे होता है कि यार मान लो आईपीएल गुजरात टाइटंस जीत गई तो पैसे दे देते, तो इट इज अ कंडीशनल ऑर्डर। क्योंकि क्या ये श्योरिटी है क्या गुजरात टाइटन जीतेगी? तो यहां पे तो कंडीशन लग गई। हाँ, कंडीशन ऐसी हो सकती है कि आप एक काम करिए, जून महीने के फर्स्ट मंडे पे पेमेंट कर देना। क्या ये श्योरिटी है क्या कि जून महीने का फर्स्ट मंडे आएगा? तो ये एक ऐसी कंडीशन है जो आएगी। तो इट इज अनकंडीशनल ऑर्डर इन इटसेल्फ, क्योंकि जून महीने का फर्स्ट मंडे आएगा, जून 2025 का फर्स्ट मंडे आएगा क्या? तो इट इज ए अनकंडीशनल ऑर्डर। बट कंडीशन ऐसी है जिसका होना और ना होना भरोसे नहीं है। इवेंट हो भी सकता है, कंटीजेंट है, और नहीं भी हो सकता है, तो वो कंडीशनल ऑर्डर हो जाएगा, फिर वो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है। कौन देता है इसमें? क्रेडिटर बनाता है। क्रेडिटर मतलब जिसे पैसे लेना है वो उसे ड्रॉन करता है और साइन भी करता है। और किसको एड्रेस करते हैं इसमें? डेटर को, जिसको हमने क्रेडिट दिया है। मतलब लिखना भी हमें है, सामने वाला बस उसे साइन करेगा, एक्सेप्ट कर ले। उसके साइन के बिना वो बिल ऑफ एक्सचेंज एक ड्राफ्ट पेपर है, उसका कोई काम, उसका कोई यूज नहीं है हमारे लिए। जब तक कि वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता है वो हमारे लिए काम का नहीं है। इज पेबल ईदर ऑन डिमांड एट ए फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल फ्यूचर टाइम। या तो वो डिमांड पे होगा या फिर फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल फ्यूचर टाइम पे होगा। अब अमाउंट जो है वो सर्टेन होना चाहिए। सर्टेन सम ऑफ मनी, मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते 10 या 11,000 के बीच में जो वो दे देना, या 2,000 से ऊपर ही पेमेंट देना, ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकते हो। देयर इज नो अनसर्टेनिटी ऑफ अमाउंट नहीं होनी चाहिए, अमाउंट सर्टेन होना चाहिए। फिक्स्ड की 2,000 रुपए पे करोगे, 5,000 पे करोगे, 10,000 पे करोगे, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जो भी है, टू द ऑर्डर ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन और टू द बियर। अब यहां पे जैसे मान लो मिस्टर ए क्रेडिटर है,
मिस्टर बी को एक बिल लिखा, मिस्टर बी ने एक्सेप्ट भी कर लिया। उस बिल में मिस्टर ए ने लिख दिया कि पे टू मिस्टर सी, पे टू तो मिस्टर ए ऐसा भी ऑर्डर दे सकते हैं, मिस्टर ए ऑर्डर्स बी टू पे मिस्टर सी और ऑन हिज ऑर्डर। मतलब मिस्टर ए ने बी को उस बिल में लिख के दिया कि आप किसको पे कर देना, सी को, और या फिर उसके ऑर्डर पे किसी और को भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं। ये भी हो सकता है, यस। ऐसा भी हो सकता है मिस्टर ए पे टू द बियरर, पे टू द बियरर। अब पे टू द बियरर करने से क्या होगा, ये बिल जिसके पास होगा, जो आपके पास इस बिल को लेके आएगा, आप उसको पे कर देना, पे टू द बियरर। बियरर मतलब जिसके पास ये चीज है, बियरर मतलब जिसके पास है ये चीज, उसको आप पे कर देना। तो पे टू द बियरर, ओके। तो यहां पे मिस्टर ए को हम बोलेंगे ड्रॉवर, क्या बोलेंगे, मिस्टर बी को हम बोलेंगे ड्रॉवी, और मिस्टर सी इज ए पेई, इज ए, और ये पेयर भी है, पे भी यही करेगा। तो यहां पे जो बिल लिख रहा है, जो बना रहा है, उसे क्या बोलते हैं, ड्रॉवर। क्रेडिटर इज ए ड्रॉवर, मिस्टर बी इज ए ड्रॉवी क्योंकि वो उसे एक्सेप्ट कर रहा है, और मिस्टर सी इज ए पेई, मिस्टर सी क्या है, जिसको पेमेंट मिलने वाला है। मिस्टर ए खुद पेई भी हो सकता है, अगर उसने कुछ भी नहीं लिखा है तो बी किसको पे करेगा, पे टू ए, खुद ही हो जाएगा वो। तो समझ में आ रहा है क्या। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में बिल कौन लिखता है, जिसे पैसे लेने हैं, सामने वाला उसे एक्सेप्ट करेगा जिसे पैसे देने हैं, और ये लीगल बिल ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा। तो फिर वो ड्राफ्ट है, वो तो कुछ काम का ही नहीं है, जब तक कि दोनों एक्सेप्ट नहीं कर, ये वाला तो साइन करके ही देगा जो बना रहा है, वो जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा वो बिल लीगल बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं होगा। आ रहा है क्या समझ में। तो अमाउंट किसको पे हो सकता है बिल में, ईदर टू द, या तो बियरर को पे हो जाएगा, किसको पे हो जाएगा, उसमें लिखा हुआ है पे टू द बियरर, तो जिसके पास होगा उसको दे दो। टू ए स्पेसिफाइड पर्सन, जैसे मैंने बोल दिया पे टू सी, ए ने क्या बोला, पे टू सी, तो किसको पे करना है, सी को। और टू द ऑर्डर ऑफ सच ए पर्सन, और या फिर ऐसे भी लिख सकता है पे टू सी और ऑन हिज ऑर्डर, कि सी जिसको बोले या सी को, और कुछ नहीं बोला है तो मैं जिसको बोलूंगा उसको दे देना या मेरे को दे देना, फिर एंड में तो डिफॉल्ट है। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज हुआ, क्या हुआ ये, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में कंडीशन क्या है, ड्रॉवर लिखता है और ड्रॉवी एक्सेप्ट करता है, यही कंडीशन। बिल ऑफ एक्सचेंज के अलावा प्रोमिसरी नोट क्या है, तो प्रोमिसरी नोट भी एक तरह का अनकंडीशनल प्रॉमिस है, लेकिन इसमें जो पेयर है, पेयर मतलब जिसने उधार ले रखा है, वो लिख के देता है, वो प्रॉमिस करता है, लिखता भी कौन है, वही, मतलब वही लिख के आपको भेज रहा है कि आई प्रॉमिस टू पे ₹10,000 आफ्टर 3 months। तो अगर मैंने किसी से उधार लिया तो मैं ही लिख के दे रहा हूं, तो साइन भी किसके लगेंगे, मेरे। अच्छा, अगर पेयर ने साइन कर दिया तो पेई के साइन होना जरूरी है क्या, रिसीवर के,
भैया जब देने वाला दे रहा है तो लाइबिलिटी तो वैसे भी देने वाले की थी। तो अगर जो रिसीवर है मतलब जो पेई है जिसे प्रोमिस किया जा रहा है उसके साइन होना यहाँ पे जरूरी नहीं। तो ये कौन लिखता है? ड्रॉन एंड साइंड बाय द पर्सन टू हुम क्रेडिट इज ग्रांटेड और बाय द डेटर, जिसे उधार मिला है वो ही लिखता है इसे। तो ये प्रोमिस है। वहां पे ऑर्डर था, कौन दे रहा था ऑर्डर? जिसने उधार दिया है। और यहाँ पे कौन प्रोमिस दे रहा है? जिसने उधार लिया है। एड्रेस टू द पर्सन हु ग्रांट्स क्रेडिट टू द क्रेडिटर, किसे एड्रेस होता है? जिसने उधार दिया है। कौन एड्रेस कर रहा है? जिसने उधार लिया है। पेएबल ऑन डिमांड भी हो सकता है कि भैया जब आप बोलोगे तब पे कर दूंगा। आई प्रोमिस टू पे मिस्टर ₹10,000 टू मिस्टर बी ऑन डिमांड। ऑन डिमांड मतलब जब चाहिए तब ले लेना, या फिर एक फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल फ्यूचर टाइम भी हो सकता है। ठीक है। इस पेबल ईदर टू द बियरर। अब ये वाली जो लाइन है ना ये कट कर देते हैं, क्योंकि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ना वो बियरर को पे नहीं हो सकता है। इसका रीजन है क्योंकि अगर आपने कभी करेंसी नोट्स देखे हो उसमें क्या लिखा होता है? एक लाइन लिखी होती है, आप देखोगे तो क्या लिखा होगा? आई प्रोमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 500 रुपीज। अगर मैंने कोई प्रोमिसरी नोट ऐसे लिख दिया तो फिर तो मैं भी एक तरह का बैंक हो जाऊंगा या एक करेंसी इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन हो जाऊंगा ना। ऐसे तो मैं लाखों करोड़ों रुपए के प्रोमिसरी नोट बना के देता हूं। आई प्रोमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 500 रुपीज। तो यहाँ पे ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में क्लियर लिखा हुआ है नॉट बीइंग ए बैंक नोट और करेंसी नोट, इसलिए इस बियरर की लाइन को हमने हटा दिया यहां से। बियरर कभी भी प्रोमिसरी नोट पेबल टू बियरर नहीं होगा। इट इज ऑलवेज पेबल टू ए स्पेसिफाइड पर्सन और ऑन हिज ऑर्डर। कि मिस्टर ए से प्रॉमिस नहीं कर सकते आई प्रो मिस्टर बी, मतलब जिन्होंने उधार लिया है मिस्टर बी ऐसा नहीं बोल सकते आई प्रोमिस टू पे टू द बियरर ₹100। ये तो करेंसी नोट होता है। यहाँ पे उसको लिखना पड़ेगा आई प्रोमिस टू पे मिस्टर ए और ऑन हिज ऑर्डर ₹5,000। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि भैया प्रोमिसरी नोट में जिसे देना है वो बनाएगा। और तो प्रोमिसरी नोट में पेबल टू किसको होगा? ये बियरर को नहीं, स्पेसिफाइड पर्सन को ही होगा या उसके ऑर्डर पे। जो अमाउंट है वो सर्टेन सम ऑफ मनी होना चाहिए। मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भैया इतने से इतना अमाउंट में पे करूंगा। देयर इज अ फिक्स्ड सर्टेन सम ऑफ मनी आपको बोलना पड़ेगा। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है वो एक एक्ट है जिसमें इन दोनों प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन दे रखी है। और ये दोनों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है। मतलब नेगोशिएबल मतलब आप अपनी लाइबिलिटी इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू किसी और पे ट्रांसफर भी कर सकते हो। और भी है बिल ऑफ एक्सचेंज की नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में सेक्शन 5 में दे रखी है। बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of certain person or to the bearer of the instrument। वही बातें जो हमने बोली वही लिखी हुई है ना। ऐसे ही सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में प्रोमिसरी नोट के लिए बोला है। तो प्रोमिसरी नोट एक इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग, यहां पे भी राइटिंग, नॉट बीइंग ए बैंक नोट और करेंसी नोट। बैंक नोट और करेंसी नोट नहीं होगा। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी। कौन साइन करेगा? मेकर। और वो अनकंडीशनल अंडरटेकिंग देगा, मतलब प्रॉमिस करेगा कि मैं एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे करूंगा टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इसको कट कर देता है क्योंकि ये बियरर को पेबल नहीं है, नहीं तो वो करेंसी नोट हो जाएगा, है ना। तो भैया ए बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करता हूं। मिस्टर ए ने बी को बिल लिखा, बी ने एक्सेप्ट करके दे दिया। पे कौन करेगा? बी। ए ने उसमें लिख दिया था पे कर देना बियरर को। तो ए ने ये बिल दे दिया सी को, बी को इंटीमेट नहीं किया। बी को इंटीमेट करने की जरूरत ही नहीं है इसमें, क्योंकि हमने लिख दिया था कि जिसके पास होगा उसको पे कर देना।
तो सी ड्यू डेट पे जाएगा बी के पास और पैसे ले लेगा। अब मान लो सी को डी को पैसे देने थे तो उसने डी को दे दिया, तो डी गया बी के पास, वो उसको पैसे दे देगा। डी ने मान लो ई को दे दिया, ई गया बी के पास, वो जिसके पास बिल होगा उसको पे करना है उसको, तो वो बी किसको पे कर देगा, ई को। तो यहाँ पे ना कोई कंडीशन नहीं, मतलब कोई भी पर्सन फिक्स नहीं है, जिसके पास होगा उसको पे हो जाएगा। बस आपके पास वो बिल होना चाहिए और आप उसके पास जाओगे और आपको वो पे कर देगा। 50,000 ओनली। कौन दे रहा है प्रॉमिस, राहुल। किसको दे रहा है, 3 months आफ्टर डेट आई प्रोमिस टू पे भरत तुलसियान एंड इज ऑर्डर द सम ऑफ ₹50,000। मतलब राहुल डेटर है, या मैं बोल सकता हूं प्रोमिसर है। प्रोमिसर, यहां पे दो पार्टी होगी, एक तो प्रोमिसर और एक प्रोमिसी। प्रोमिसर कौन है, जो बिल लिख रहा है, मतलब प्रोमिसरी नोट लिख रहा है, प्रोमिस कर रहा है, और ये पेई है या प्रोमिसी है, क्या है, और ये मेकर राहुल ने साइन कर दिया। बस यहां पे ओनली किसके साइन की जरूरत है, जो मेकर है उसकी, जो रिसीवर है उसके साइन की जरूरत नहीं है। 50,000 फॉर वैल्यू रिसिप्ट, ये हो गया आपका प्रोमिसरी नोट का फॉर्मेट। एक्सचेंज में लिख कौन रहा है, लिख रहा है ड्रॉवर। 3 months आफ्टर डे पे टू मतलब हम ऑर्डर दे रहे हैं, ऑर्डर द सम ऑफ ₹50,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड। किसको पे करना है, भरत ने बोला किसको पे कर देना भाई, रजत को, और एक्सेप्ट किसने कर दिया, राहुल ने, और हमने किसको भेज दिया है, राहुल को। तो यहां पे ड्रॉवर कौन हुआ, ड्रॉवर देने वाला, ड्रॉवी कौन हुआ, जिसने एक्सेप्ट किया। या मैं बोलूं ये डेटर है या पेयर है, ये क्रेडिटर है जिसने बिल लिखा और इसने ऑर्डर दिया भैया तू इसको पे कर देना। ये चाहता तो खुद को भी कर सकता है ना। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया। यहां पे अमाउंट सर्टेन है, टाइम सर्टेन है कि 3 महीने बाद आज से, जिसको पे करना है वो पर्सन सर्टेन है, और ये बियरर भी हो सकता है, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं। बट आप ऐसे नहीं लिख सकते। अब आप बोलोगे सर बियरर तो मतलब यहां पे भी तो सर्टेनिटी नहीं है किसको पे करना है, लेकिन बियरर चलेगा, बट आप ऐसे नहीं लिख सकते हो भैया पे टू क्लास 11th ऑफ केवी, या पे टू एनी एम्प्लॉय ऑफ मिस्टर ए। अब यहां पे सर्टेनिटी नहीं आ रही ना, कौन मिस्टर ए का एम्प्लॉय, किसको पे करना है, बताओ भैया। बियरर तो पता है हमें कि जिसके पास ये बिल होगा उसको देना है, बट अगर आपने ऐसे लिख दिया कि भैया पे टू डेट पर्सन, किसी को भी एनी ऑफ देम, तो यहां पे सर्टेनिटी नहीं है ना, कौन लेना आएगा, किसको दूंगा, तो ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, तो एडवांटेजेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, क्या एडवांटेज है बिल ऑफ एक्सचेंज लिखने का, क्या मतलब है, क्यों लिख रहा है आदमी। तो सबसे पहला ही मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि भैया हमने किसी को उधार दिया, उसने बोला 1 महीने बाद दूंगा, बट आपके पास कुछ रिटर्न में है क्या, तो यहाँ पे एक रिटर्न में डॉक्यूमेंट आ गया कि आपने मेरे को बोला था कि आप 1 महीने बाद मुझे पे करोगे, आपने नहीं दिया, तो आप उसको क्या बोल सकते हो, भैया पे कर, नहीं तो मैं फिर खुद लीगल एक्शन लूं। तो इट इज ए, अच्छा एक और चीज, इट इज ए एविडेंस ऑफ इनडेप्टनेस। एक और चीज, वो उधार ले गया, ये क्या प्रूफ है कि उसने पैसे नहीं दिए। वैसे तो रिसीट होती है कि भैया हमने उसको रिसीट इशू की होगी, तो हम बोलेंगे भैया रिसीट दे, बट फिर भी फॉर द सिक्योरिटी पर्पज हमने उससे लिखवा लिया बिल, तो ये एक तरह का एविडेंस ऑफ इंडेक्टनेस हो गया कि उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ तूने मेरे से उधार लिया। ठीक है, सोर्स ऑफ फाइनेंस, अब बहुत बार क्या होता है, जो बिल है उसके अगेंस्ट लोन मिल जाता है, हर कंपनी को नहीं मिलता है, कुछ रिनाउंड कंपनी है जिनके एग्रीमेंट्स होते हैं बैंक के थ्रू कि हमारा अगर कोई बिल है, अगर मतलब हमारे ऊपर कोई इशूड बिल है, तो आप उसके ऊपर क्या कर सकते हो, फाइनेंस कर देना, सिक्योरिटी हमारी है। अब आज के जमाने में तो यही होता है, क्योंकि किसी के भरोसा नहीं बैंक को। तो जैसे बहुत सारे जैसे हमारे कस्टमर्स हैं जो अच्छे अच्छे कंपनीज के डीलर्स हैं, होलसेलर्स हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई भी कंपनी ले लो, मान लो अंबुजा सीमेंट ले लो, आदित्य बिरला ग्रुप का है,
तो अंबुजा सीमेंट, सॉरी आदित्य बिरला का नहीं है, अडानी ग्रुप का है। तो अंबुजा सीमेंट ने टाई अप कर रखा है मान लो एचडीएफसी बैंक से कि भैया मेरे जितने भी डीलर है उनको आप 50 लाख की लिमिट अनसिक्योर्ड दे देना। तो अंबुजा सीमेंट के जितने भी डीलर है उनके पास जो स्टॉक होगा उसके अगेंस्ट उन्हें उतना फाइनेंस मिल जाएगा। या फिर मान लो कि मैं किसी बड़ी कंपनी को सप्लाई करता हूं गुड्स जो 1 या 2 महीने के उधार में जाता है, तो बैंक से ऐसा एक एग्रीमेंट है कि मेरे जो बिल है उसके अगेंस्ट आप फाइनेंस कर देना। या बहुत सारी कंपनियां, तो बहुत सारे बैंक्स तो अच्छी रिनोन्ड कंपनी की डीलर को वैसे ही फाइनेंस कर देती है अगेंस्ट बिल। तो ऐसे ही बिल के अगेंस्ट भी फाइनेंस होता है कि भैया 3 महीने बाद पैसा आने वाला है ना, आज ही आप बैंक से लोन ले लो, उतने महीने का ब्याज ले लेगा बैंक आपसे, और ड्यू डेट पे सामने वाला डायरेक्ट बैंक को पे कर देगा। हम सामने वाले को बोल देंगे तू बैंक को पे कर देना, तो हमारा लोन भी चुक जाएगा। मीन्स ऑफ रेमिटेंस भी है। जैसे मान लो मिस्टर ए नीमच में बैठे, मिस्टर बी बॉम्बे में है और मिस्टर सी भी बॉम्बे में। हम मिस्टर बी को माल देते हैं और मिस्टर सी से माल खरीदते हैं। मिस्टर बी से माल क्या लेते हैं, माल देते हैं, सॉरी। तो मिस्टर ए नीमच में है, मिस्टर बी मुंबई में है ना, और मिस्टर सी भी मुंबई में है। मैंने इसको गुड्स सेल किया, और इसने मुझे गुड्स सोल्ड किया। ये हमारे लिए बिल एक्सेप्ट करके दे दिया इसने, और यही बिल हमने एंडोर्स टू, इसे बोलते हैं एंडोर्समेंट, एंडोर्स टू, एंडोर्स्ड मिस्टर बीज बिल टू सी, मिस्टर बी ने इसको पेमेंट डाल दिया। ये मीन्स ऑफ रेमिटेंस हो गया क्या? मिस्टर ए नीमच में बैठे थे, उन्होंने ना तो बी से पैसा लिया ना सी को पैसा दिया, और दोनों का काम हो गया। मिस्टर सी को उसका पैसा मिल गया और मिस्टर बी ने उसका पैसा दे दिया। मिस्टर ए को ना तो देना पड़ा ना लेना पड़ा। तो इट इज अ मीन्स ऑफ, पुराने जमाने में। अब तो देखो बैंकिंग सिस्टम आ गया, तो अब ऐसा सिस्टम, वैसे बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सिस्टेंस में बहुत बड़े लेवल पे होते हैं, यहाँ पे तो है ही नहीं। अब तो डायरेक्ट बैंक से होता, मिस्टर बी मुंबई में है तो भी कोई मतलब नहीं, वो तो डायरेक्ट हमारे खाते में डालेगा। यूपीआई, आरटीजीएस, नेफ्ट, आईएमपीएस सब हो जाता है आजकल तो। और मिस्टर ए भी डायरेक्ट सी को डाल देगा, वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, बी को बोलेगा सी को डाल दे। तो पहले ऐसा हुआ करता था मीन्स ऑफ, क्योंकि पहले बैंक्स नहीं होते थे, ऑनलाइन नहीं होते थे, पेमेंट जाने में टाइम लगता था या लेके जाना पड़ता था, रिस्क बहुत ज्यादा होती थी, चोरी होने की टेंशन थी। तो ऐसे जुगाड़ जमाए जाते थे कि भैया बॉम्बे में तू इस पार्टी से ले ले, मैं इस पार्टी को यहां पे दे रहा हूं, या फिर हमारा कोई भी एग्रीमेंट है। तो ये सब पुराने जमाने की बात है, अब नहीं होती है। वैसे तो बिल ऑफ एक्सचेंज इन एक्सिस्टेंस आप देखोगे भी कमी। डिवाइस ऑफ डिस्चार्जिंग ए डेट, ये एक तरह का डेट को चुकाने का तरीका है। जैसे मिस्टर ए ने बी का बिल ले लिया, बी से एक्सेप्ट करा लिया, और बी ए ने सी को दे दिया, तो उसकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो गई क्या? यस। हाँ, अब अगर बी नहीं देता है तो वापस लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो इट इज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी। अब एंडोर्समेंट होने के बाद कंटिंजेंट हो गई, तो मिस्टर बी नहीं देगा तो फिर ए को देना पड़ेगा, सी को, है ना, क्योंकि माल तो ओरिजिनली आप ही ने खरीदा ना। ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये सब एडवांटेज है। तो देयर इज ए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टियां होगी, ड्रॉवर, ड्रोवी और पेई, है ना। और इसमें 2 पार्टी होगी, मेकर और पेई, या प्रोमिसर और प्रोमिसी। प्रोमिस और ऑर्डर, बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर है जो कि क्रेडिटर डेटर को देता है, प्रोमिसरी नोट एक प्रोमिस है जो डेटर क्रेडिटर को देता है। लाइबिलिटी ऑफ द ड्रॉवर इज सेकेंडरी और अनकंडीशनल। अब ड्रॉवर की लाइबिलिटी मतलब अगर आपने किसी और को पेई बनाया, मिस्टर ए ने बी को बोला कि सी को पे कर देना, तो यहाँ पे पेई कौन है? सी।
मिस्टर ए ड्रोवर है, मिस्टर बी ड्रोवी और पेई सी है, तो मिस्टर ए की लाइबिलिटी सेकेंडरी है कि अगर बी पे नहीं करेगा सी को तो ए को करना है। यहां पे मेकर क्योंकि बनाने वाला एक ही है और कोई पार्टी इन्वॉल्व ही नहीं है इसमें, तो उसी की लाइबिलिटी प्राइमरी और एब्सोल्यूट है। यहां पे क्योंकि मेकर, समझना ये मेकर की बात कर रहा है, यहां पे नेचर ऑफ लाइबिलिटी किसकी बात कर रहा है, मेकर की। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में मेकर कौन होता है, ड्रोवर। तो ड्रोवर ने अगर वो बिल किसी और को दे दिया है तो उस केस में ड्रोवर की लाइबिलिटी क्या है, सेकेंडरी है। बट यहां पे तो मेकर खुद देने वाला ही है, तो उसकी लाइबिलिटी प्राइमरी और एब्सोल्यूट है। एक्सेप्टेंस, यहां पे एक्सेप्टेंस जरूरी है किसकी, ड्रोवी की। यहां पे एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं है। सेम आइडेंटिटी ऑफ पेयर एंड पेई, यहां पे जो ड्रोवर एंड पेई मे बी द सेम पर्सन। ड्रोवर जिसने बिल दिया मिस्टर ए, बी ने एक्सेप्ट किया, तो ड्रोवर खुद भी पेई हो सकता है, बी डायरेक्ट ए को ही पे कर देगा। मेकर एंड पेई कैन नॉट बी द सेम पर्सन। यहां पे पेई अलग होगा, मेकर अलग होगा। यहां पे मेकर एक ही था, पे भी खुद, पेमेंट भी खुद ही को आ रहा है ना बिल में, तो ए ने लिखा बी को, तो ए खुद भी क्रेडिटर है, बी डेटर है। पेबल टू बियरर, इट कैन बी पेबल टू बियरर, इट कैन नॉट बी पेबल टू बियरर। ठीक है, ये बियरर को पेमेंट नहीं होगा रहेगी। ये 5-5 मार्क्स में ये थ्योरी आ जाती है। एडवांटेजेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, ये कभी भी पूछे जा सकते हैं।